सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जहाँ से आप एटलीस्ट अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इतना हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि यहाँ पे आप फिर कट ऑफ के लिए आपको कहीं और या फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो यहाँ पे कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसको पढ़ेंगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसको रिवाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वो भी किस लेवल के होंगे, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल का हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो आपका इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का जो रोल रहेगा, जो उसके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वो इससे बिलो एवरेज रहेंगे। ठीक है, ये मतलब आप मान सकते हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एवरेज और बिलो एवरेज तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़े टफ वाले या फिर ऐसे कराऊंगा जो आप ट्रिक से ईजिली कर सकते हो। तो ट्रिक वाइज रहने वाली है पूरी वीडियो, एक बार देख लोगे फिर और कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है एचसीएफ और एलसीएम। अब जब भी आप एच और एलसीएम कहीं पे देखो तो सबसे पहले आपको एस एच से हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में हमेशा हमको क्या मिलता है, एक छोटा नंबर मिलता है, स्मॉल नंबर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल नंबर। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारा नंबर क्या होता है, स्मॉल नंबर। एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमेशा क्या मिलता है, हमें एक लार्ज नंबर मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब इसको एक बात देख लेते हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें 12 और 18 का यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, इसका एचसीएफ ये होता है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें बताना है जो 12 और 18 को दोनों को डिवाइड कर ले। तो क्या 2 हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो सकता है? ठीक है, क्या हमारा 2 यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है? 2 यहाँ पे 12 इसको डिवाइड कर लेगा, 18 इसको भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट निकालना है। तो 2 तो हाईएस्ट हो सकता है, अगर 2 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता तो हम 2 को मान लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे 3 डिवाइड करेगा? नहीं। 4 नहीं। 5 नहीं डिवाइड कर पाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा 6 है ये इसको भी डिवाइड कर लेगा और इसको भी डिवाइड कर लेगा, और ये क्या है, हाईएस्ट नंबर है। इसके आगे कोई भी नंबर होगा वो दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लो, 7 से क्या दोनों डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से 18 हो जाएगा लेकिन 12 नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर 10 की बात करें तो दोनों नहीं होंगे। 11 और 12 की बात करें तो 12 सिर्फ 12 को डिवाइड करेगा, 18 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमें हाईएस्ट में क्या बताना होता है, वो लार्जेस्ट, वो बिगेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तभी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एचसीएफ में। एलसीएम की बात करें, अगर हमें 12 और 18 का ही एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 12 18। अब हमें एलसीएम में क्या होता है कि ये हमें ऐसा नंबर बताना है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमेशा क्या 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 किया करो कि आप बड़े वाले नंबर को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा बना लो कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने क्या बोला कि जो आप एलसीएम अगर निकालना हो किसी भी 1 डिजिट, 2 डिजिट, या फिर आपको सॉरी एक नंबर, 2 नंबर या फिर 3 नंबर आपको दिए हों, 4 नंबर भी दिए हों, तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे बिगेस्ट नंबर को लिया करो। सबसे बिगेस्ट यहाँ पे क्या है, 18। अब 18 का ही आप टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो कि वो 12 से डिवाइड कर ले और 18 से भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 × 1 करता हूँ तो मुझे 18 × 1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। लेकिन क्या 18 12 को डिवाइड कर लेगा? ये 12 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा। ठीक है, फुली डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं 18 टूज़ा किया तो क्या ये 36, अब हमारा 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 18 2 ज़ा 26। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। और अगर मैं 36 को 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 × 1 = 12, 12 2 ज़ा 24, और 12 3 ज़ा हमारा क्या होता है, 36। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये 12 से दोनों डिवाइड हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया हमारा 36। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इसका एलसीएम निकाल दो, कभी कभी पूछ भी लेगा, और वो पूछेगा भी कैसे अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एच सी एफ एलसीएम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं। लेकिन मेन आपका इसका यूज़ कहाँ पे होता है, टाइम एंड वर्क पे होता है। ठीक है, जब आप टाइम एंड वर्क सॉल्व करोगे उसमें ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे। जब आप रेस वाले क्वेश्चंस करोगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में, तो उसमें आप एच सी एफ और एल सी एम का यूज़ करोगे। वहाँ पे हम एल सी एम का मेनली यूज़ करते हैं।
पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हम पढ़ते एक जगह पे हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन हर जगह पे है। तो ये चीज़ें थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम पे, कि हमने क्या सीखा और हमें क्या चीज़ें यहाँ पे आपसे आगे हेल्प करेंगी, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में। नाउ यहाँ पे आप पूछ लेगा आपसे कि बताओ ए बाय बी और बी बाय सी और सी बाय डी। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने फ्रैक्शंस में नंबर लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा नंबर लिखा है 2/3, 4/, अच्छा यहाँ पे 3/4 और 4/5। अब आपसे पूछ ले कि इसका एलसीएम बताओ, तो आप एलसीएम कैसे बताओगे? इसका एलसीएम इसका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये चीज़ आप याद रखना कि इसका एलसीएम हमारा फ्रैक्शन में नहीं, कि हम इसको फ्रैक्शन में लेके सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग सॉल्व करके फ्रैक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, पहले हम जब भी यहाँ से पूछे इसका एचसीएफ फाइंड करो, तो हमें क्या प्रायोरिटी देनी है? जो वो पूछे उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको टॉप पे रखना है। ये एक ट्रिक है जिसको आप याद रखें, कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा कि ये एचसीएफ अगर फ्रैक्शन का पूछ ले तो आपको क्या करना है, एचसीएफ को प्रायोरिटी देनी है। और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं जैसे कि 2, 3 और 4, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें एचसीएफ निकालना है 2, 3, 4 का। और नीचे वाले का फिर एलसीएम निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का हम एलसीएम निकाल देंगे। अभी इसका रिवर्स करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि एच सी एफ, यहाँ पे क्या करो, एलसीएम कर लो, है ना। सो यहाँ पे एलसीएम आप क्या करोगे? सो यहीं पे अगर वो पूछ लेता है कि एलसीएम, सो एलसीएम में हमें क्या करना होगा, एलसीएम में हमें सीधे टॉप पे क्या रखना होगा, प्रायोरिटी देना होगा। अगर आपसे एलसीएम पूछ ले फ्रैक्शन का, तो एलसीएम को हमें टॉप पे रखना है। इसका मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर का हमें एलसीएम निकालना है। इस टाइम हम क्या करेंगे, मान लो सेम डिजिट का हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का हम क्या करेंगे, इस बार एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाले को हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, यानी कि एचसीएफ हम किसका निकालेंगे इस बार, डिनोमिनेटर का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे हम फिर 3, 4 और 5 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और दोनों को भी हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आता है हमारा कि कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज, प्रोडक्ट आपसे बोल देगा कि प्रोडक्ट क्या है दो नंबर का, 24, है ना। और मान लेते हैं इसका एलसीएम उसने दे दिया कि एलसीएम है इसका, सॉरी एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी दे सकता है। तो मान लेते हैं इस बार इसने एलसीएम दे दिया। एलसीएम बोला इसने कि इसका है 48। अब आपसे पूछे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ से एचसीएफ पूछ ले तो आपको नंबर तो पता नहीं है, तो फाइंड कैसे करोगे? या फिर आपसे क्या दे दे, प्रोडक्ट ना दे के बोल दे कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 48। ठीक, एलसीएम क्या है, एलसीएम है मान लेते हैं ऐसे है 48, और एलसीएम मान लेते हैं इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मान लेते हैं 12 और एलसीएम मान लेते हैं 24। ठीक, अभी बस इतना समझो कि एचसीएफ एलसीएम आपको दो दे रखा है। अब आपसे पूछ ले इसका जो ओरिजिनल नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपसे अगर दो चीज़ें पूछ ले, मान लेते हैं मतलब एक चीज़ पूछ ले और दो चीज़ें गिवन हो, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल ही निकाल लोगे आप। तो देखो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट दे देता जैसे कि ये 24, तो यहाँ पे हम 24 लिख देते इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम मान लेते हैं, यहाँ पे 48 दे रखा होता और एचसीएफ को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इंटू 48। तो अगर हमें यहाँ पे पूछ लेता एचसीएफ, तो एचसीएफ की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती, एक्स इज इक्वल्स टू 24/48। सो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने रैंडमली लिया था तो इसलिए फ्रैक्शन में आ गया। एग्जाम में आपको एक पूरा एक फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिलके ऐसे जैसे यहाँ पे आपका एक सिंगल डिजिट में नंबर मिल रहा है, मतलब आई मीन एक सिंगल नंबर मिल रहा है, वैसे ही मिलेगा।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो या लिख लो अपने नोट्स में। और साथ ही साथ इससे पहले जो हमने पढ़ा है ये फ्रैक्शन का, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो किसको प्रायोरिटी पे देना है, जो एग्जाम में पूछे। मान लो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है और पूछे एचसीएफ, तो एचसीएफ पहले टॉप का न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना, अगर वहाँ पे फिर उसके बाद एलसीएम नीचे वाले डिजिट्स का निकाल देना एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ कॉन्सेप्ट हम वही रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये वन शॉट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इसको आप 1.5x 2x में जैसे भी देखना चाहो देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे जब ओवरव्यू लेके, मतलब पूरा हम एक फॉर्मूला रिवाइज करके समझा के आपको, तब हम क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखो अभी परसेंटेज क्या है हमारा, परसेंटेज सबको पता है। आप सभी ने 10th अपना एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। 10th 11th 12th जब भी देते हैं एग्ज़ाम, जब भी कोई चीज़ हम अपना एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमें अपना मार्क्स परसेंटेज में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मुझे 1000 में से 500 नंबर मिले। ठीक, तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो टोटल नंबर मिला है अपॉन मुझे कितने में से मिला है, मुझे मिला है 1000 में से, है ना। अब मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर पूरी है यानी कि अपना फुल है वो चीज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ है 100%। चाहे वो फिर मिलियन में हो, करोड़ में हो, ट्रिलियन में हो, उसको हम बोलेंगे 100%। इसलिए आप देखते होगे पूरी पॉपुलेशन हमको हम क्या बोलते हैं कि इस कंट्री से इस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी परसेंट ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मान लेते हैं इंडिया की अभी करंट पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1.5 बिलियन है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हम किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो वो 1.4 जो 45 जो बिलियन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल 100% से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज का ये यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि हम कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं एज अ 100%, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएंगे, ये सब बचा क्या यहाँ पे 5 × 10 विच इज़ 50%। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, सभी को पता है, इसमें कुछ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट अभी आपसे आपसे पूछ ले अगर कि मान लेते हैं एक्स नंबर है, इसका पूछ ले कि 20% इंक्रीज करने पे क्या आएगा, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्स नंबर का 20% निकालोगे। कैसे निकालोगे, एक्स इंटू लिखोगे 20/100। फिर यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपको वाई नंबर मिला सॉल्व करने पे, फिर इस वाई प्लस एक्स दोनों को ऐड करके आप निकालोगे टोटल जो आपका इंक्रीज करने पे नंबर आया होगा। तो ये होगा एक लॉन्ग तरीका, लेकिन आपको शॉर्ट में करना है टाइम सेव करने के लिए। तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं इस नंबर को हम फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि 200 नंबर है, बोल देता है कि 200 नंबर में हम क्या करें 20% इंक्रीज कर दें तो हमारा नंबर कितना बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या क्या करो कि जैसे कि टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 100%, लेकिन ये 20% और बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 20% और ऐड कर देते हैं 100% में। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा 120%। हमसे पूछ रहा है अब 120% की वैल्यू कितनी होगी जब हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 200। तो हम क्या करेंगे, सिंपली परसेंटेज कैसे निकालते थे, परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 120% इंटू हमारा क्या हो जाएगा 200, और ये परसेंटेज के नीचे हमेशा क्या लगता है 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू, वैल्यू क्या मिली 12×2 = 24, और एक ये ज़ीरो यानी कि 240। अब चाहे आप ऐसे करो चाहे आप इसको ऐसे कर सकते थे, 200 जो आपका नॉर्मल तरीका है वो क्या है 200 इंटू, अब इसका आप 20% निकालोगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 40। अब 40 में आप फिर से इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला 240। अब देखो दोनों से आपको मिल तो सेम चीज़ रहा है, लेकिन शॉर्ट किस में पड़ रहा है, इस वाले में। ठीक है, परसेंटेज को डायरेक्ट आप लिखो, जो परसेंटेज पूछे इंक्रीज डिक्रीज तो उतना आप इंक्रीज कर लो। ठीक है, जैसे कि 120% इंटू 200/100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 240। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे इतना और यहाँ पे बस इतना। ठीक है, अभी टाइम सेव हुआ। अभी यहाँ से अगर पूछ ले डिक्रीज़ में, तो डिक्रीज़ में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अभी 20% डिक्रीज़ ना करके 20% इंक्रीज़ ना करके 20% डिक्रीज़ का पूछ लेता है। तो वो कैसे करेंगे, तो 20% डिक्रीज़ का हमें क्या करना होगा, 100 में से उस 20% को माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा कितना परसेंटेज आया है 80%। अब हमें क्या करना है 200 का 80% निकाल देना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे 80/100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 8 16, यहाँ आ जाएगा हमारा 160।
अब चाहे आप ऐसे करो चाहे आप नॉर्मल तरीके से करो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज। अब यहाँ पे कभी कभी आप देखते होंगे कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसी चीज़ में। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एक प्रोडक्ट का प्राइस एक्स वाई जेड कुछ भी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का प्राइस मान लेते हैं। इसमें बोलता है कि पहले तो इसमें हमने इंक्रीज़ किया 10% का, फिर इसमें हमने डिक्रीज़ कर दिया 20% का, फिर से इंक्रीज़ कर दिया हमने 30% का, और फिर से डिक्रीज़ कर दिया 40% का। तो अभी बताओ हमारा बचा हुआ कितना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखो अभी एक्स वाई जेड को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 मान लेते हैं, किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये है। तो अभी आप क्या देखोगे, यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपये है, और 100 रुपये आपने 10 रुपये इंक्रीज़ किया, फिर 20 रुपये डिक्रीज़ किया, फिर 30 रुपये इंक्रीज़ किया, फिर 40 रुपये डिक्रीज़ किया। तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लोग सोचेंगे अभी हम क्या करेंगे, परसेंटेज को ऐड कर देंगे, जो भी डिक्रीज़ हो रहा है उसको ऐड कर देंगे एक साइड, डिक्रीज़ वाले को एक साइड ऐड कर दें, और इंक्रीज़ वाले को एक साइड इंक्रीज़ करके फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे जो बचेगा वैल्यू, फिर उसका हम यहाँ पे 100 का परसेंटेज निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे पहली बार में तो 10% इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 110 जो है इसका 20% डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो 110 ये टोटल अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को। अब इसमें से हमें 20% डिक्रीज़ करना है, ना कि 100 में से डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको माइन्यूट से, यहाँ पे बहुत ही बारीक चीज़ है, तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड को यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमने 100 लिख रखा है। नाउ 100 लिख रखा है, इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, 10% का इंक्रीज़। तो ये अगर टोटल हमारी वैल्यू, इसको 200 मान लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मान लेते हैं कोई वैल्यू है 200। अब इसमें मुझे क्या करना है, 10% का इंक्रीज़ करना है। तो मैं ये अगर टोटल वैल्यू मेरी 100% है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ में किस में करूँगा, परसेंटेज में, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ किस में, परसेंटेज में दे रखी है। तो अब क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। ऑलरेडी ये मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 20% का डिक्रीज़ हो रहा है। अब 20% का डिक्रीज़ का मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, ये अब पूरा 100 रिप्रेजेंट कर रहेगा, है ना। पूरी वैल्यू 100 मतलब इंक्रीज़ होने के बाद 110% होने के बाद 200 का अब क्या होगा, डिक्रीज़ होगा 20% का। तो 20% किससे में से डिक्रीज़ होगा, 100% में से डिक्रीज़ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -20, तो बचेगा कितना हमारा 80। तो यहाँ पे 80 अपॉन 100। सिमिलरली यही हम फॉलो करते चले जाएंगे, 100 में से माइनस करके लिखते चले जाएंगे। फिर 30% का इंक्रीज, यानी कि 130 ऑफ 100। ठीक है, सॉरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब फिर यहाँ पे 40% का डिक्रीज, यानी कि 60 अपॉन 100। अब इसको आपको बस सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये भी 0, और 0 से ये भी 0 कैंसिल। इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, बचा आपका क्या, 2 × 22, 2 × 11 यानी कि और उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 6 अपॉन 100। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे देख लेना कि कितना परसेंट आपका ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप कर लेना। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की बात करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 6 कितना होता है, 13 × 6 78। ठीक है, 78 × 8 करेंगे, फिर ×11 करेंगे, फिर ×2 करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। आई गेस यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है। फिर ये जो आपको वैल्यू मिली, मान लेते हैं यहाँ पे अभी एग्जांपल मान लेते हैं 300 अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो अभी एग्जाम में इसका एक स्टेप आगे क्या पूछेगा कि फिर इतना सब ऑपरेशन करने के बाद बताओ कि फाइनल जो हमारा इंक्रीज़ है वो ओरिजिनल से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे आपने ये सारे ऑपरेशंस किए, आप बोल देगा कि बताओ कि यहाँ पे आपका पहले 200 था, अब 300 हो गया, तो कितना परसेंट का इंक्रीज़ हुआ। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ कितने का हुआ है, 100 का, कितने में से हुआ है, 200 का। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100%, सॉरी 50% का बोल देंगे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चंस को नहीं किया है, बस मैंने अब समझाया किस तरीके के आते हैं। कॉन्सेप्ट अभी आपने समझ लिया। नाउ अब हम नेक्स्ट अपना कवर करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ परसेंटेज पे ही डिपेंडेंट रहता है, और रेशियो पे भी। रेशियो जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि रेशियो से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे।
अब कोई अगर इस टाइम स्टैम्प लगाना चाहे तो लगा सकता है, जिससे बाकी को हेल्प हो जाएगी और मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तो ये चीज़ कर देना, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है, जिससे आपको भी हेल्प होगा। कोई अगर चैप्टर रिवाइज करना है सीधे टाइम पे क्लिक करो आप, उस पर आप पहुँच जाओगे। तो टाइम स्टैम्प लगा देना, जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आई गेस 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, तो वहाँ पे आप टाइम स्टैम्प लगा देना कि इस मिनट के बाद हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ है। तो अभी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें तीन चीज़ें दी रहती हैं। पहला तो हमारा होता है सीपी, चार चीज़ें मैं बोलूँगा, ठीक है। सीपी, एसपी, मार्क प्राइस, जिसको हम बोलेंगे, इस एमआरपी भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हैं, तीन तीन नाम है इसके। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट। तो यहाँ पे कुछ चार क्वांटिटीज़ आपको दे रखी रहती हैं। कॉस्ट प्राइस वो क्या होता है, मान लेते हैं मैंने आपको अपना कोर्स सेल किया 3,000 रुपये का, ठीक है। अब इस 3,000 रुपये को कौन पे करेगा, आप पे करोगे। आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने कितना कॉस्ट दे के मेरे कोर्स को बाय किया। तो ये क्या हो गया, आपने मुझे 3,000 रुपये दिए और मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया, कोर्स प्रोवाइड किया। तो ये क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए मेरे पर्सपेक्टिव से सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि मैंने आपको कितने में सेल किया, 3,000 में सेल किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। अगर मुझे प्रॉफिट जनरेट करना हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, मान लेते हैं कि मैंने ये 3,000 का जो मेरा कोर्स था मैंने किसी थर्ड पार्टी से 2,000 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन मैंने आपको सेल कर दिया कितने का, 3,000 का। अब यहाँ पे आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है 3,000, लेकिन मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मेरे लिए है 2,000, ठीक है। और मैंने उसको सेल कितने पे किया है, 3,000 का। अगर मुझे अपना प्रॉफिट देखना हो तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैंने सेल किया है 3,000 में और मैंने ख़रीदा था उस चीज़ को 2,000 में, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट मुझे हुआ है 1,000 का। अभी मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने ओरिजिनली कितने का ख़रीदा था, 2,000 का ख़रीदा था, तो मैं उसी में से तो खरीदूंगा। जैसे हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि जो हमें इंक्रीज़ निकालना होता है कितने में से इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हमें ओरिजिनल लेना पड़ता है ना नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2,000 यहाँ पे है, 2,000 हम नीचे लिखेंगे इंटू 100। अब मुझे परसेंटेज निकालना हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे 50% का क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो देखो, यहाँ पे आप मैं बोलूँ कि प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट सीपी, यानी कि जिस पे हमने खरीदा था ओरिजिनली, इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब यहीं पे मान लेते हैं लॉस हो गया, मान लेते हैं मैंने खरीदा था 3,000 का और मैंने आपको सेल कर दिया 2,000 में, या फिर मैंने आपको सेल कर दिया 1,500 में, ठीक है। तो अभी मुझे लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस मुझे हो रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस खरीदा था 3,000 का, सेल किया मैंने 1,500 का, अब मुझे लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1,500 का, ठीक है। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 1,500 अपॉन ओरिजिनल मेरा कितना था 3,000, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3,000 इंटू 100। अब मैं लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लॉस निकालना चाहूँ तो मेरा कितना निकला कर आएगा, 3 1 3 और 3 4 12 और 3 5 15 और ज़ीरो का ज़ीरो, यानी कि मुझे 50% का लॉस हो गया। तो लॉस का भी हमारा सेम है, बस यहाँ पे लॉस निकालने के लिए हम किससे माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं सी पी माइनस एस पी। तो ये हमारा लॉस निकल कर आ गया, और लॉस परसेंटेज निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल कि हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा होगा, कितने का लॉस हो रहा होगा, वो हमें परसेंटेज से यहाँ पे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं एमआरपी की। एमआरपी क्या होता है, आप कभी भी शॉपिंग करने जाते होगे, अभी हमारा बिग बिलियन डेज या फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या देखते होगे, वहाँ पे पहले तो एक प्राइस लिख कर आता होगा 15,000, ठीक है। फिर उसको ऐसे कट करके लिखा रहता है 3,999 ओनली, ठीक है, बीबीडी सेल या फेस्टिव सेल्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखो जी, कट करके लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे क्या था 15,000, तो इसी को बोलते हैं एमआरपी, या फिर इसको बोलते हैं लिस्टेड प्राइस, या फिर इसको बोलते हैं कि मार्क प्राइस। तो ये तीनों का नाम एक ही है, तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप 15,000 से जो 3,000
999 का बाय कर लेते हो, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट, इसको क्या बोलेंगे कि आपको इतना क्या डिस्काउंट मिला। अब इसी को मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 4,000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो उसको मेरे पे 4,000 रुपये का आपको यहाँ पे पड़ रहा है सामान। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आपको डिस्काउंट निकालना हो, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे। कोई चीज़ 15,000 की थी और वो आपको पड़ी कितने की, 4,000 की, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 11,000 का। ठीक है, अब ये आपको क्या निकालना हुआ, इसका परसेंटेज निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, 11,000 अपॉन 15,000। तो ये 3 0 3 0 कैंसिल आउट, इंटू 100। तो 5 3 ज़ा 5, 20 टाइम्स में। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220/3, यानी कि 3 7 ज़ा 21। फिर उसके बाद आएगा 3 6 ज़ा 18, यानी कि 76% अप्रोक्स आपको यहाँ पे मिल रहा होगा डिस्काउंट। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अभी आपको सब कुछ पता है कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करने को बोला जाए तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि आपको 4,000 का डिस्काउंट में, 4,000 में आपने बाय किया, आपके लिए कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस ये है, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 11,000 का हो रहा है, और उसका परसेंटेज पूछ ले, तो परसेंटेज आपको 11,000 का डिस्काउंट हो गया कितने में से, 15,000 में से। तो यहाँ पे परसेंटेज भी आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का आपको हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट हुआ है, 76% का। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, एक हमारा सी पी एस पी एम आर पी क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज, ठीक है, सी पी एन प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था। इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, सी पी निकालने के लिए हम परसेंटेज का हेल्प लेंगे। कैसे, मान लेते हैं कि बोल दे कि सी पी यहाँ पे आपको फाइंड करना है जब हमारा प्रॉफिट कितने का है, 40% का, और उसको हमने सेल कितने पे किया है, 2,000 का। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमारा पहले पे तो हमारा प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा जो इसका 2,000 का हमने सेल किया है, ठीक है, 2,000 का जो हमने सेल किया है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 में से 40 को माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 60, यानी कि ये 60% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालना होगा, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 60, सिंपली मैं क्या करूँगा, 2,000/60, तो ये मेरा 60% का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मुझे 100% का निकालना होगा, तो 100% का निकालने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 100% की वैल्यू। तो जो 100% की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज पे, हम यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं यूनिट पे बात कर रहा हूँ, आप इसको परसेंटेज में मत काउंट करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पता लगा लिया कि 40% डिस्काउंट करने पे मुझे चीज़ 2,000 की पड़ रही है। ठीक है, यानी कि 40% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का मुझे सेल करने पे। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होता है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता है, तभी तो हम उसको सेल कर पाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 40% से 60% होगा, है ना। देखो फिर से इसको समझते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, इसमें उसने बोला कि 20% का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20% दे रखा है, ठीक है, और 100%, ये 100 रुपीज़ यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सीपी हमेशा क्या होगा, सीपी कम होगा तभी तो ये 20% का यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 - 20 कर दें, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 80%। अब 80% की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 दे रखी है, ठीक है, 80% की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 दे रखी है, नहीं 100 नहीं दे रखी है यहाँ पे, जो हमारा 80% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है ना। जब हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जब 100 रुपये है और उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 80%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 80/100 इंटू 100, हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 80, यानी कि हमने
उसको 80 रुपीज़ में सेल किया होगा, तब हमें 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेम यहाँ पे हमने ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोल बोल रहा हूँ कि मान लो कहीं पे भी आपको प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है, कहीं पे भी प्रॉफिट दे रखा हो कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे कि जैसे कि प्रॉफिट आपको 20% का हो रहा है, तो हम उस प्रॉफिट को डायरेक्टली परसेंटेज में ऐड कर देंगे। मान लो 120% ऐड करके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100, और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे अपना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, लॉस में क्या करना है और प्रॉफिट में करना है, आप अपना यहाँ पे समझ लेना। लॉस में क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे लॉस हो जाता, तो लॉस हमेशा क्या होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस मेरे पर्सपेक्टिव से कम हो, कॉस्ट प्राइस मतलब ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो वहाँ पे हमारा लॉस होता है। अब यहीं पे मान लेते हैं लॉस यहाँ पे 40% का होता, तो मैं क्या करता 100 में से माइनस कर देता, यानी कि 60%। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60% की कॉस्ट प्राइस है, और वैल्यू मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस की 2000 रुपये दे रखी है। तो अगर 60 की वैल्यू 2000 है, तो क्या मैं 100 की वैल्यू यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ यूनिटरी मेथड से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2000 अपॉन 60 इंटू 100। अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 3 ज़ा और 250.3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आपको 60% की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बढ़ा के ही मिलेगा वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2000 से ज़्यादा ही मिलेगा। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो हमने ज़्यादा में खरीदा, मुझे 40% का लॉस हो रखा है। अगर यहीं पे मुझे प्रॉफिट होता तो मैं यहीं पे क्या करता, 140 में मतलब 100 में 40 ऐड कर देता, और उसके बाद डायरेक्टली 140% मैं निकाल लेता, किस में से मल्टीप्लाई करके, 2000 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से मुझे मिल जाता क्या, प्राइस मिल जाता प्रॉफिट का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज का यूज़ करके भी हम प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट प्राइस वगैरह निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कोई अगर बोलता होगा आपसे, कभी आप शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप अगर ये सामान बाय करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम 30% का तो आपको डिस्काउंट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको अगर आप तुरंत कैश पे करते हो तो मैं आपको 20% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप क्या समझोगे कि यह मुझे मिल जाएगा 50% पे, यानी कि कोई चीज़ अगर आपकी 100 रुपये की है तो वो कितने का पड़ जाएगा आपको, वो चीज़ आपको पड़ जाएगा 50 रुपीज़ का। लेकिन ऐसा ओरिजिनली होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब 30% का डिस्काउंट, पहले 100 रुपये पे 30%, फिर यहाँ पे 70 रुपये में 20% का डिस्काउंट, इस तरीके से डिस्काउंट मिलता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का बहुत ईजी तरीका है। हमेशा जैसे कि डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, प्राइस में से कम कराएगा, है ना। जैसे कि मान लो 100 रुपये का प्राइस है, इसमें मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 में से हमारा 20% माइनस ही तो होगा। तो हमेशा इसको हम डिस्काउंट को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। सो माइनस, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, -a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। यहीं पे अगर बोल देता कि इंक्रीज़ हो रहा है, हम किसी प्राइस को सक्सेसिवली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं +a +b +ab अपॉन 100, ठीक है। हमेशा यहाँ पे साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान में रखना होगा। अगर डिस्काउंट बोलता है या फिर कोई लॉस बोलता है या डिस्काउंट ऐसा कुछ बोलता है जिसमें कमी आ रही है, तो वहाँ पे हम -a -b लगेंगे, और ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इतना आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। बाकी ये आप ध्यान रखना कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो रहा है या फिर किसी डिस्काउंट में इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, सॉरी किसी वैल्यू में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लो आपको 30% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो हम क्या करेंगे, -30 -20 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, और ये वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आएगी 600 अपॉन 100। इसको आप जब कैंसिल करोगे तो बचेगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, -50। सो -50 प्लस 6 आपका कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, -44% का। तो आपको ओरिजिनली कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 50% का ना मिलके 44 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। अब यहीं पे मान लेते हैं कोई आपका एक प्राइस है, उसको सक्सेसफुली उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का लेंगे साइन, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा +50 + 6, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 56%। यानी कि अगर हम सक्सेसफुल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लेंगे, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन लेंगे। नाउ
अभी तो मैंने ये दो चीज़ बताई, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 3 डिस्काउंट बोल देता ABC, तब क्या करते? कुछ नहीं करते। AB का निकाला आपने, उसके बाद BC का निकाल दो, ठीक है। मतलब इन इसका कंबाइन निकाल दो, फिर जो कंबाइन है उसको C से इक्वेट करके निकाल लो। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं पहले 30% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट। अब बोल रहे कि आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना है वो मुझे बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले 30-20 का निकालेंगे। तो हमें पता है कि हमने जस्ट अभी निकाला है 44, तो मैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -44। यहाँ पे क्या है हमारा, -10, तो -10 -44 प्लस AB यानी कि 440 अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, 4.4। यहाँ से हमारा क्या आएगा वैल्यू, -54, और यहाँ पे -4.4। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स क्या मिलेगा, 49.6 अप्रॉक्स हमको मिलेगा यहाँ पे डिस्काउंट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। अगर हम डायरेक्टली सम करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60% का, बट ओरिजिनली मिल कितने का रहा है आपको, अप्रॉक्स 50% का डिस्काउंट। तो ये हमारा गेम होता है परसेंटेज का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, और आगे समझ में आ भी गया होगा। नाउ अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम स्टैम्प लगा देना, फिर से बोल रहा हूँ, आपको भी हेल्प होगी और बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। सो टाइम एंड वर्क, सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक काम दिया कि आपको 20 पेजेस डेली पढ़ने हैं, ठीक है। डेली पढ़ने हैं मतलब आप, अगर आपकी एफिशिएंसी मतलब आप 20 पेजेस को, मतलब डेली आप 4 पेजेस पढ़ सकते हो, ठीक है। डेली अगर आप 4 पेजेस पढ़ सकते हो, और मैंने आपको बोला है कि 20 पेजेस आपको पढ़ने हैं, तो आप बताओ कितने दिन में पढ़ लोगे? तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप करोगे 20/4, बोलोगे सर आई कैन रीड 20 पेजेस बुक इन 5 डेज। तो आपने कैसे निकाला, इसमें आपने टाइम एंड वर्क का यूज़ किया है, बस आपको पता नहीं है कैसे। यहाँ पे आपने क्या करी, अपनी एफिशिएंसी बताई कि मैं यहाँ पे डेली अपनी एफिशिएंसी मेरी कितनी है रीड करने की, 4, यानी कि 4 पेजेस। और मेरे पास सर टोटल वर्क कितना आपने दिया था, 20, यानी कि 20 यूनिट मुझे काम करना था। मैं एक दिन में सिर्फ 4 यूनिट काम कर सकता था, इसलिए मैंने 5 दिन में आपका पूरा काम यहाँ पे करके आपको दे दिया। नाउ यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या यूज़ किया है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। यहीं पे एक थोड़ा सा और स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप दोनों को मिलके, A+B, आप दोनों लोग को मिलके यहाँ पे क्या करना है, 40 पेजेस का यहाँ पे आपको एक बुक रेडी करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर ए बोलेगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस को डेली रेडी कर सकता हूँ, बी बोलेगा मैं 4 पेजेस को डेली कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ कि आप ये 40 पेजेस का काम कितने दिनों में कर पाओगे? तो आप क्या बोलोगे कि सर जैसे कि 2 एक दिन में ये कर लेगा, और एक दिन में 4 ये कर लेगा, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 2 काम तो एक दिन में ये भी कर रहा होगा, 4 काम एक दिन में ये भी कर रहा होगा, तो 2+4 काम हो रहा होगा एक दिन में, ठीक है। आपको करने कितने हैं, 40 वर्क करने हैं, तो 6 हमारा एक दिन में काम हो रहा है। तो 40 काम कितने दिन में होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 2 20 ज़ा, और 3 6 ज़ा 18, यानी कि 6 डेज और कुछ आवर्स में हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमको मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं। मान लेते हैं अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है कि ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो हमें बताओ कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आप कैसे करोगे? तो हमने क्या बोला था, आपका टाइम एंड वर्क में एलसीएम एसएफ का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम का यूज़ करेंगे। एलसीएम का यूज़ करेंगे मतलब यहाँ पे बड़ी वाली डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन तब तक करते रहो जब तक वो 40 से भी डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, 61 × 60, 62 कितना होता है, 120। क्या 120 हमारा 40 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 60 क्या 120 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी बोलूँ कि 40, यहाँ पे जो ए का एफिशिएंसी है वो, टोटल वर्क यहाँ पे 120 हो गया हमारा, ठीक है। एलसीएम हमें क्या बताता है, यहाँ पे एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। मान लो एफिशिएंसी को, अगर हम एफिशिएंसी का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफिशिएंसी का एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कि कितना वर्क आपको करना है। और यहीं पे एफिशिएंसी क्या इसकी हो जाएगी वो देखते हैं। तो 40 का, अगर कोई एक ए है हमारा, वो एक काम एक दिन में 40 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में। और भी वही काम कितने दिन में कर रहा होगा, 2 दिन में। अब ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में कर लेंगे?
तो साथ में मिलके यानी कि यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी है, यहाँ पे 2 की एफिशिएंसी है। ठीक, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। ये चीज़ समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 की एफिशिएंसी हो गई, टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 120। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, वहाँ पे हमें एफिशिएंसी मतलब हमें टोटल यहाँ पे टाइम मिल जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा हो रहा होगा। तो 5 1 5, 5 2 10, और फिर 5 8 5 2 10, यहाँ पे 2.4, यानी कि 2 दिन 4 घंटे में ये काम पूरा कर रहे होंगे अपना ए और बी। ठीक, यानी कि जो जो हमारा 120 यूनिट काम है वो 2 दिन और 4 घंटे में पूरा हो जाएगा अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे कि एक किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को बी सेम काम को 5 दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, और सी किसी दिन को किसी दिन, जो हमारा सी है वो सेम काम को 4 दिन में पूरा करता है। अब मुझे बताओ कि ये तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है 2 5 4 का। तो आप बड़ी संख्या को उठाओ और इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 2 और 4 से ये डिवाइड ना हो जाए। तो 5 1 5, 5 2 10, 10 यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो 20 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 10, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई 4, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई 5। इन तीनों को आप सम कर दो, 10 4 हो जाएगा 19। ठीक, टोटल वर्क यहाँ पे कितना था 20। तो टोटल वर्क यहाँ पे 20 है और एफिशिएंसी आपकी तीनों को मिला के 19 हो रही है, यानी कि 1 दिन और कुछ मिनट से ये काम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप और आपका एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कोई काम था, मान लो कि आपको 400 यूनिट का काम पूरा करना था, ए की एफिशिएंसी आपको दे दिया है यहाँ पे 20 है ना, और सी की एफिशिएंसी आपको दे दी 40। अब बोलता है कि यहाँ पे जो हमारा सी है वो 4 दिन काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है, तो बचा हुआ काम ए हमारा कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। ए यानी ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 दे रखी है, बी की यहाँ पे 40 दे रखी है। बोलता है कि बी ने सिर्फ 4 दिन काम किया है, तो ए पूरा बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो आपको ये कैसे करना होगा, 400 आपको टोटल वर्क दे रखा है। ठीक है, नाउ 4 दिन, तो यहाँ पे 4 दिन बाद ये बी छोड़ता है ना, लेकिन 4 दिन में कितना काम हो चुका हुआ होगा, है ना। तो 4 दिन में टोटल काम यहाँ पे कितना हो चुका होगा, इसको अगर हम एफिशिएंसी इसकी निकालें तो कितनी हो जाएगी, 400 अपॉन 20 और यहाँ पे 40, यानी ए और बी का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 यानी कि 20, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 1 4, 4 से 0 0, है ना। तो टोटल वर्क यहाँ पे 30 हो रहा होगा एक दिन में 30 काम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे 40 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई, और 400 को बी से डिवाइड किया तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल गई। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 है। तो दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पे आया टोटल हमारा एफिशिएंसी और ए और बी का 30। तो 30 अगर एक दिन में काम हो रहा है तो 4 दिन बाद ये छोड़ कर जाता है बी, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। 9 120 यूनिट काम हो चुका होगा। अब बचा कितना काम, 400 में से आप माइनस कर दोगे 120 को, तो यहाँ पे आप 0 और 8 और यहाँ पे 3, 380 काम बच रहा होगा। अब ये 380 काम सिर्फ ए को करना है, तो ये कितने दिन में कर लेगा, तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 2 और 2 9 18, यानी कि 19 दिन इसको अभी और लगेंगे ए को अकेले काम करने में। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये 19 दिन में काम पूरा कर लेगा 380 यूनिट काम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने क्वेश्चंस को यहीं पे करा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, बट जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज़ लगता है, जैसे क्वेश्चन को करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ इसके थ्रू भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन फिर से हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ पे वन शॉट का मतलब ही होता है कि आप एक बार वीडियो देख लो तो फिर दोबारा कुछ और देखने का मतलब ना हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी यहाँ पे आएंगे पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।
तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट नहीं करा रहा। क्वेश्चंस भी करेंगे बट आफ्टर रिवाइजिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज और समझ के कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मान लो किसी को टाइम नहीं है और वो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख के चले जाता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 1 घंटे में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको कराया। नाउ द थिंग इज, अगर आप वो सिर्फ यही करके चला जाएगा तो भी वो कर सकता है, बट आई विल से कि आप पूरे वीडियो देखो ताकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ी। अब एक हमारा फॉर्मूला और होता है MDH का फॉर्मूला। ये MDH मसाले वाला नहीं है। यहाँ पे M फॉर क्या है, मैन, D फॉर मैन वुमेन दोनों हो सकता है, मैन वुमेन चाइल्ड सब हो सकता है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मैन क्यों लिया वुमेन क्यों नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे जस्ट पढ़ने के लिए है, ठीक है, कि यहाँ पे मैन में हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी जो काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम मैन से डिनोट करेंगे। डे मतलब डेज, एच मतलब आवर्स। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 आदमी यानी 40 आदमी डेली 20 घंटा काम करके, नहीं बोलूँगा 20 दिन काम करके डेली 4 आवर्स काम करते हैं और हमारा जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, W1 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा लेकिन तभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बोल देगा कि यहाँ पे बताओ कि वही काम 80 आदमी, ठीक है, 10 दिन मिलके कितने घंटे में कवर कर लेंगे। और यहाँ पे W1 सेम रहेगा बिकॉज काम यहाँ पे आपको बोले, ऐसे क्वेश्चन में काम हमेशा सेम रहता है। तो ये जो हमारा W1 है W2 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वर्क हमेशा यहाँ पे सेम रहता है। अब आपको करना क्या है, सिंपली एच की यहाँ पे वैल्यू है, एच की वैल्यू फाइंड कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 2 8 और 0 का 0, 800 इंटू क्या करना है आपको 4, 4 0 0, 4 0 0, 4 8 32 यानी कि 3200। अब इसको आपको डिवाइड कैसे करना है, 800 से। तो यहाँ पे आपकी एच की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि अब 80 आदमी 10 दिन काम करके, है ना, कितने घंटे वो काम करें ताकि जो वर्क है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, सेम वर्क। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही आपको डिवाइड करोगे ये, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 4, यानी कि उनको कितना घंटा काम करना पड़ेगा, 4 घंटा उनको भी काम करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने वर्क फोर्स को डबल कर दिया और डेज को कम कर दिया और मुझे अब निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ही घंटे लगेंगे। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चंस को ये करना होता है। नाउ पाइप एंड सिस्टम। सो पाइप एंड सिस्टम हम बोलूँ अगर मैं, अगर इसको पाइप एंड सिस्टम बोलूँ तो टाइम एंड वर्क ही रहता है। बस इसमें आपको जो टोटल वर्क है वो किसके फॉर्म में दे रखा होता है, किसी भी टैंक को फिल करना, किसी भी टैंक को खाली करना, एम्प्टी करना या फुल करना। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसे बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है बेसिकली कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा 3 पाइप्स है, ठीक है, 3 पाइप है, ए बी और सी। इसको ध्यान से समझना, अगर आप ये समझ लोगे तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इजीली। सो ABC है, कैन फिल अ टैंक इन 12 15 और 20, है ना। ABC है, मान लेते हैं इसका जो हमारा एफिशिएंसी है, यानी कि ए जो हमारा 15 घंटे में एक टैंक को फिल कर लेगा, बी यही इसी टैंक को बी नहीं, ये हमारा 12 घंटे में फिल कर लेगा, ये 15 घंटे में, और जो सी हमारा 20 घंटे में। अब बोलता क्या है, इफ़ ए ओपन ऑल द टाइम, ए हमेशा खुला रहेगा, मतलब कि ये एक टैंक है, इसमें हमने ए बी और सी ये 3 पाइप लगा रखे हैं। ए हमेशा खुला रहेगा, ठीक है, हमेशा ऑल द टाइम। जो बी है और सी है आर ओपन 1 आवर एच, यानी कि अगर ए के साथ बी खुला रहेगा तो यहाँ पे सी क्लोज रहेगा, अगर सी खुला रहेगा तो बी क्लोज रहेगा, लेकिन ए हमेशा को खुला रहेगा। ठीक है। नाउ अब मुझे बताना क्या है, टाइम टू फिल द टैंक। अब मुझे कितने घंटे लगेंगे इस टैंक को फिल करने के लिए। क्वेश्चन टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको इसलिए करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए टोटल लीटर्स मुझे पता करने की, टैंक कितने लीटर का है। तो वो कैसे पता करेंगे, 20 15 और 12 का एलसीएम लेके। हमने क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या लो, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि वो रेस्ट जो यहाँ पे 12 और 15 से है वो डिवाइड ना कर दे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, क्योंकि 60 जो है 12 से भी डिवाइड कर लेगा, 15 से भी और 20 से भी। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ए यहाँ पे पर आवर
5 लीटर मान ली फिल करता है, और सी बी यहाँ पे पर आवर 4 लीटर फिल करता है, और सी जो है यहाँ पे पर आवर 3 लीटर फिल करता है। लेकिन हमने ए के साथ एक ही को ऑन रख सकते हैं, या फिर ए के साथ हम सी को ऑन कर सकते हैं, तब हमारा बी क्लोज रहेगा। और अल्टरनेट हो रहा है ईच आर, ईच 1 आवर, मतलब कि हर 1 घंटे बाद ये पहले ये बंद होगा, फिर ये क्लोज, फिर ये क्लोज, फिर ये बंद। तो अब देखो 1 घंटे में क्या हो रहा होगा, पहले घंटे में क्या हो रहा होगा, ए प्लस बी होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे टोटल हमारा 9 यूनिट काम कर रहे होंगे, यानी कि 9 लीटर्स फिल कर रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पे सेकेंड आवर में क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, क्योंकि ए तो हमेशा खुला रहेगा, बस बी और सी में चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 8 एफिशिएंसी। अभी देखो टोटल हमारा अगर ये 60 यूनिट यानी 60 लीटर का टैंक है, पहले घंटे में 9 काम हुआ है, दूसरे घंटे में 8, तो 2 घंटे में यहाँ पे कितना टाइम हमारा लगा है, 2 घंटे में हमारा कितना यूनिट काम पूरा हुआ है, 2 घंटे में हमारा 17 यूनिट काम पूरा हुआ है। यानी कि पहले घंटे में 17 लीटर फिल हो गया, दूसरे घंटे में कितना फिल हो जाएगा 34, तीसरे घंटे में हमारा कितना फिल हो रहा होगा 51, नहीं तो इस नहीं 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 नहीं, देखो पहले में तो 17, दूसरे में 34, और चौथे घंटे में ना, क्योंकि 2-2 घंटे का हम वो ब्रेक ले रहे हैं, ठीक। तो चौथे घंटे में हमारा कितना फिल हो रहा होगा 51। पहले में देखो, पहले में 17, अच्छा पहले 2 आवर्स का 17 है ना, हाँ तो 2 आवर्स का 17, देखो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, 2 आवर में 17 लीटर फिल हो रहा है, ठीक। फिर 4 आवर्स में कितना फिल हो रहा होगा 34, 6 आवर्स में कितना फिल हो रहा होगा 51। अब यहीं पे आप रुक जाओ, क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि टोटल 6 घंटे में हमारा 51 लीटर फिल हो चुका होगा, ठीक। 51 लीटर फिल हो चुका है नाउ। अब यहाँ पे आप देखोगे 6 घंटे में हम यहाँ पे ए प्लस सी में होंगे, तो नेक्स्ट आवर में हमारा कौन सा पाइप ऑन हुआ रहेगा, नेक्स्ट आवर में हमारा ए प्लस बी पाइप ऑन हुआ होगा। तो ए प्लस बी यहाँ पे कितने एफिशिएंसी वर्क कर रहा है, 9 एफिशिएंसी थे, तो ये हमारा 6 घंटा ऑलरेडी हो गया, तो 6 + 1 यानी कि 7 घंटे में इसमें कितने लीटर, 7वें घंटे में 9 लीटर और ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 घंटे में ही हमारा फिल हो जाएगा टाइम। समझ में आया, बहुत मैंने ईजिली समझाया है, तब भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी यूज हाईलाइटर। देखो यहाँ पे हमें दिया था ए बी और सी, यहाँ पे हमारे पास 3 पाइप्स थे। ए हमारा 12 घंटा लेता है टैंक को फिल करने में, बी यहाँ पे हमारा 15 घंटा लेता है, सी यहाँ पे 20 घंटा लेता है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेके मुझे पता चल गया कि यहाँ पे टोटल जो हमारा लीटर है टैंक का वो 60 लीटर है। मुझे बताना है कि ए तो हमेशा खुला रहेगा, अब ए को हेल्प करने के लिए पहले घंटे में बी आएगा, दूसरे घंटे में सी आएगा, ठीक। तो अब मुझे बताना है कि टोटल कितना घंटे लेंगे ये 60 लीटर को फिल करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 60 लीटर एफिशिएंसी हमको पता चल गई, सॉरी 60 लीटर हमारा टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी यहाँ पे 5 निकल कर आई, 4 निकल कर आई, और 3 निकल कर आई ए बी सी के लिए। हमने क्या किया, ए प्लस बी को देखा कितना लीटर फिल कर रहे होंगे, पहले घंटे में 9, फिर दूसरे घंटे में ए प्लस सी वर्क करेंगे तो ये कितना यूनिट फिल कर देंगे 8 यूनिट, टोटल 2 घंटे में 17 यूनिट फिल कर रहे होंगे। तो 2 घंटे में अगर 17 हो रहा है तो 4 घंटे में 34 हो रहा होगा, 6 घंटे में 51 हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 घंटे में मतलब अब यहाँ पे ए प्लस सी में पहुँच गए होंगे, है ना। तो ए प्लस सी यानी कि नेक्स्ट पाइप हमारा ए प्लस बी ऑन होगा, और ए प्लस बी हमारा 9 यूनिट फिल कर रहा है, तो 9 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 51 ऑलरेडी फिल हो चुका था, 9 यूनिट और ऐड हो गए, टोटल हमारा 60 यूनिट फिल हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे 6 घंटा ऑलरेडी हो गया था, और 1 घंटा और मतलब कि 7 घंटे में हमारा टैंक फिल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफिशिएंसी पे जो क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स कम टू एजेस, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। 10, ओके। सो अब आते हैं एजेस में। सो एजेस क्या होता है सभी को पता है, और एज का मतलब आपकी उम्र, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपकी कितनी उम्र, कितनी एज है, वो कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे।
कि मान लो फादर और सन का जो रेशियो दे रखा है जिसका, वो 9 और 4 दे रखा है। अब बोलता है कि 5 साल बाद, 5 years लेटर, है ना, क्या होगा हमारा मतलब फादर और सन का एज, जब यहाँ पे फादर और सन का एज हमें दे रखा हो 75। ठीक है, जब इनके एज मतलब कि ओरिजिनल एजेस का सम यहाँ पे 75 दे रखा हो, तो हमें पूछा जाए कि फादर और सन का इंडिविजुअल एज बताओ कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसको हम रेशियो की हेल्प से करते हैं। रेशियो में ये चीज़ पढ़ेंगे, बट हम रेशियो की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? रेशियो दे रखा है फादर और सन के एजेस का 9:4, बोलता है 5 साल बाद, तो 9x + 5, ये हो गया हमारा 5 साल बाद फादर का एज, और सन का एज क्या हो जाएगा 4x + 5। अब हमें पता है कि इन दोनों का सम हमारा किसके बराबर है, 75 के बराबर है, तो इसको रख के वेट कर लेते हैं। सो 9x + 5 + 4x + 5 = 75। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपको निकल कर आएगी 13। ठीक है, 13, और यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 65। ठीक है, तो 65 = 13x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई आपको 5। सो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अभी हमें बताना है कि फादर का कितना एज होगा, तो 9x था हमारा, तो 9 × 5 यानी कि 45। अगर सन का पूछ ले तो सन का एज हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 5, वही तो होगा। अच्छा, 4x, हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20। तो यानी कि हमारा जो सम आ गया फादर और सन का, जो हमारा एज था वो कितना हो गया 45 और 20। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है 65 हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 75 होना चाहिए। तो सम 75 कब होगा, जब इसमें हम 5 साल और ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 5 साल हमने ये ऐड किया है, क्यों, ये 5 साल के बाद का सम बता रहा है। हमें बताना है कि 5 साल पहले कितना एज था, तो 5 साल पहले तो 65 ही रहा होगा। अगर इसमें 10 साल और ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमारा 5 साल के बाद का एज होगा। 5 साल के बाद यहाँ पे हो जाएंगे 50 के, ये हो जाएंगे 25 के, तो दोनों का सम हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, तो ये था हमारा एज से रिलेटेड कि आपको एज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। तो आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैं वो ऐसे 2 वीडियोस को अलग अलग रखूँगा। जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए ये वाली वीडियो को देख लेगा, और जिसको क्वेश्चंस को करना है वो इसके नेक्स्ट वाली पार्ट को देख लेगा। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, या फिर मैं उस पर फोकस करूँगा सिर्फ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस वाली वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। इससे होगा क्या, यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, एग्जाम में मान लो आपका कुछ आवर्स बच जाए, 3 से 4 घंटे पहले आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आप 2x में इसको देख लोगे तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपको वो नहीं देखना पड़ेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा ज़्यादा कि आप पूरा ही वीडियो देखो। बिकॉज अगर मैं पूरा ही कवर करूँगा तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा कि मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है और मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं है। तो ऐसा करूँगा, कॉन्सेप्ट और मतलब कि ट्रिक्स वगैरह, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये इसमें हम कवर कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन वाली वीडियो हम नेक्स्ट में कवर कर रहे होंगे। अभी आते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। सो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सारा हमारा पूरा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है वो किस पे डिपेंडेंट है, S = D/T से। क्यों, क्योंकि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो सब कुछ यहाँ पे इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करना है वो भी बताता हूँ। उससे पहले मान लो आपको कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में।
तो हमेशा याद रखना इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। करके देख लेते हैं। 90 को जैसे ही आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 टाइम से चल जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आपकी यहाँ पे स्पीड निकल कर आ गई। अगर इसी को हमें फिर से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे 5 से काटोगे तो ये हमारा 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बिकॉज इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि आपको मतलब यूनिट डिफरेंट डिफरेंट दे देगा कि 90 किलोमीटर पर आवर पूरा आपको, या फिर जो सारा क्वेश्चन होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा और ऑप्शंस आपके मीटर पर सेकंड में होंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको टोटल जो आपका वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में लास्ट में निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। याद करने के लिए अगर मैं ट्रिक बताऊं तो ट्रिक क्या होगा, जैसे कि अगर मीटर पर सेकंड यानी किलोमीटर तो बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू रहेगी मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 5 हमेशा ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। सिमिलरली अगर हमें बड़े से छोटे से बड़े में जाना है तो यहाँ पे हम क्या याद करेंगे कि ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी, यानी कि 18 ऊपर रहेगा, नीचे 5 रहेगा। अब यहाँ पे एक और हमारा फॉर्मूला होता है, विच इज़ फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट बोलूँगा, बिकॉज ये हमारा एक डिराइव्ड फॉर्मूला है कि मान लो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है। इक्वल कैसे है, कोई मान लो बोलता है कि मैं ऑफिस होम से ऑफिस जाता हूँ 40 मिनट में, या फिर 40 मिनट बोल देते हैं। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन लौटते वक्त मैंने क्या किया, मैंने किया मैं ऑफिस टू होम वापस आया 20 मिनट में। अब मुझे बताओ मेरी स्पीड क्या रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होगा वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो इसको हमेशा करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने ये लिखा कि स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने स्पीड और टाइम में चेंजेस किए हैं, अगर मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू पता है तो क्या मैं चौथे टाइम को नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। करके देख लेते हैं। तो स्पीड यहाँ पे क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब चाहो तो आप 30 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दे रखा है, या फिर मिनट को आवर्स में चेंज कर लो। तो मिनट को हम क्या करेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे। सो 30 इंटू 40/60, ओके, इज इक्वल्स टू S2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 मिनट। सॉरी, S2 हमें निकालना है, टाइम क्या दे रखा है, 20 मिनट। इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करो, अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आप 3 कैंसिल करो, S2 आपको 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 3 3 2 6 और ये आ गया 20। S2 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, S2 इज इक्वल्स टू 3 × 20। आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, चाहे आप जैसे यहाँ पे 60/3 दे रखा है, शॉर्टकट बता रहा हूँ करने का। S2 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, S2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आप 60 की स्पीड से चलोगे तो आप घर जो है ऑफिस से घर 20 मिनट में पहुँच जाओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में देखने को मिलेगा। और एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम ट्रेन वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ट्रेन हमारा होता है एक लेंदी, मतलब लेंदी बोलूँगा, सॉरी लेंथ लेंथ होता है इसका ही ट्रेन का। तो लेंथ जो इसका है, मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म है ये, और ये ट्रेन है। अब ट्रेन यहाँ पे जब एंटर करेगा, जैसे कि ये ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है, इतना लंबा ट्रेन है। अब इस प्लेटफॉर्म को ये कितने मिनट में क्रॉस करेगा ये निकालने को बोल दिया जाए। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में क्या दे रखा रहता है कि मान लेते हैं 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, और टोटल जो लेंथ है ट्रेन की वो कितनी है, 600 मीटर। अब मुझे बताना है कि कितने मिनट में ये क्रॉस कर लेगा जब ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा, 400 प्लस 600 यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड। तो 100 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो यहाँ पे 10 सेकंड में, या फिर अगर मुझे थोड़ा और इजी में बताना होगा तो मान लेते हैं 400 मीटर ये है, और इसको बोल देता है कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ट्रेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालना होगा, सेकंड निकालना होगा, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा होगा। तो यहाँ पे 100 मीटर अपॉन 100 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 10 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। ठीक, तो अगर यहीं पे बोलता कि मान लो एक मैन खड़ा हुआ है या फिर एक पोल है, ये पोल मान लेते हैं और ये एक मैन मान लेते हैं, और यहाँ पे 600 मीटर का ट्रेन दिया रहता है, बोलता कि इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ ये कितने मिनट में, कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर लेगा। पोल या फिर कोई पोल है या फिर कोई मैन है, कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगा। तो हमेशा याद रखना कि पोल और मैन जब भी कोई हमारा वर्टिकल चीज़ होता है उसको, उसका लेंथ हम कंसिडर नहीं करते, हमेशा पोल, टनल और दूसरी ट्रेन का लेंथ ही हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, लेंथ हमारा वही होगा जो, डिस्टेंस वही होगा जो हमारा ट्रेन का लेंथ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेन की लेंथ क्या हमने मानी थी, 600, तो 600 मीटर की यहाँ पे ट्रेन है, लेंथ है। अगर ये चीज़, और यहाँ पे एक, यहाँ पे मान लेते हैं आदमी खड़ा हुआ है, इसको ये कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगा, इसकी स्पीड मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड है, तो ये 6 सेकंड में इसको क्रॉस कर लेगा, सिंपल एज दैट। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिलेटिव स्पीड का। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं आप जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कोई आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट टू राइट, इधर से राइट टू लेफ्ट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो हमारा स्पीड होगा उसको हम माइनस करेंगे। यानी कि मान लेते हैं इसका स्पीड है 40, इसका स्पीड है 20, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर या फिर मीटर, जो भी दे रखा है यूनिट, किलोमीटर पर आवर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ओके, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं अगर ये 40 होता, ये 20 होता, तो इस नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारा रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 40 प्लस 20, तो ये हमारा हो गया 60। और यहीं पे अगर हमारा सेम डायरेक्शन में होता तो ये चीज़ हम बोलते हैं 20 किलोमीटर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट दे रखा है वो यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसका प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो आपने देखा होगा जब भी हम ट्रेन, बस या किसी चीज़ में बैठे होते हैं ऑब्जेक्ट में, और वो चीज़ मूव कर रही होती है, और बगल में हमारे कोई अगर ऑब्जेक्ट दूसरा मूव कर रहा है, तो हमें क्या दिखता होगा कि ये दोनों का मतलब जो स्पीड है बहुत बहुत समय लगता होगा। अगर बराबर स्पीड में चल रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल आराम से दोनों चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, मतलब कि यहाँ पे भी लोग को हम देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे भी देख सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे हम 50 की स्पीड या 100 की स्पीड से भी चल रहे हो, लेकिन अगर हमारी स्पीड आपस में सेम है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा देखोगे आप, लगेगा कि दोनों हम लोग रुके हुए हैं। तो ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 50 इसकी है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इसलिए हम आराम से देख पाते हैं अगर हमारा स्पीड सेम है। वहीं पे अगर हमारा 50 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं और 50 किलोमीटर की स्पीड से कोई हमारी तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन जब होगा या फिर हमारा जो क्रॉस करेगा वो क्या होगा, किसकी स्पीड से क्रॉस करेगा, 100 किलोमीटर पर स्पीड के, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, रिलेटिव स्पीड का। जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो हम माइनस करेंगे स्पीड को, जब दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो हम ऐड करेंगे स्पीड को। नाउ ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। नाउ रेशियोज पे बात करते हैं। तो रेशियो के बाद हम कवर कर रहे होंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मिक्सचर एलिगेशन के बाद सी आई और एस आई, और सी आई एस आई के बाद प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बाद जहाँ पे हमारा का पूरा कवर हो जाएगा, जिससे आप अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूँगा 80 नहीं 90% क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक बचता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा लीव कर देता हूँ, बिकॉज इसको आप
आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। और अगर आपको 90 या 80% क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप 20% को स्टेक पे रख के चले जाते हो तो उसका कोई लॉस नहीं है। आपको मेन एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम को क्रैक करना, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करना, ना कि बिल्कुल मतलब सब कुछ 100% कवर करना सिलेबस। स्मार्ट स्टडी वही है जो ईजी हो और जिससे ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो उसी पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जैसा कि मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर आप चलोगे तो ईजिली आप क्रैक कर लोगे। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्टडी, ऑन मी। आप देखो कि यहाँ पे आप इजली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्रैक कर लोगे। नो मैटर वॉट कैसा क्वेश्चन आता है आप इजली कर लोगे, ठीक है। नाउ रेशियोज़ की बात करें, सो रेशियो क्या होता है। मान लेते हैं कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, कोई नंबर है 200 और कोई नंबर है 1500। अगर इन दोनों के आपस में हमें रेशियो बताना होगा तो हम क्या करेंगे, 200 अपॉन 1500 करें, 150 करेंगे। ये हमारा कट जाएगा कितने में, 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा, ठीक है। यानी कि हमारा 4:3 का रेशियो आ जाएगा। ये हमारा फर्दर हमारा नहीं हो सकता डिवाइड। तो जब फर्दर डिवाइड ना हो सके इसी को हम बोलते हैं 4:3 का रेशियो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि रेशियो क्या होता है। 4:3 हमारा रेशियो होता है फाइंड करना। अगर हमें बोल दिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट का रेशियो बताओ, जब पहला हमारा ऑब्जेक्ट का यूनिट का वैल्यू है 400 या फिर 200 और दूसरे का 100, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक, ये होता है हमारा सिंपल रेशियो का डेफिनेशन, कि कोई भी यूनिट को हम प्रपोर्शन में डिवाइड कर पाएँ। कि मान लो कि बोलते नहीं हैं कि जब भी आप कुकिंग वगैरह देखते होगे तो उसमें बोलते हैं कि 3/4 पार्ट हमेशा रखा करो शुगर और वाटर का, यानी कि 4 पार्ट अगर शुगर है तो 3 पार्ट वाटर रखो। तो ये क्या है, ये वही है कि मान लो आपने 4 किलो अगर शुगर लिया है तो आप 3 लीटर क्या लो इसमें वाटर लो। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो रेशियो हमें उस जगह पे हेल्प करता है जहाँ पे हमें ओरिजिनल क्वांटिटी की नहीं नॉलेज होती, बट यहाँ पे हम रेशियो का हेल्प लेके अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मान लो कोई अगर 100 लीटर का बना रहा है या 1000 लीटर का बना रहा है तो उसमें क्या मिक्सचर रखना है, उस मिक्सचर का यहाँ पे हमें रेशियो पता होता है, ठीक है। तो रेशियो का बेनिफिट ये होता है। ना यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है अच्छे से। ये मान लेते हैं ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है। तो हमसे अगर पूछ लेता है ए बी सी का रेशियो क्या होगा, और सिर्फ पूछ नहीं लेगा, आपको ये चीज़ करना भी पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे ए बी सी आपस में आपको तीनों का रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, और क्या आप निकाल सकते हो या नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो A/B का रेशियो है 3:4 और B/C का रेशियो है 4:7। अब मुझे आप बताओ A/B/C का क्या रेशियो होगा। वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आप मुझे ABC का रेशियो फाइंड आउट करके बताओ कि कैसे। बी ऑनेस्ट, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है। आपको ये पता है कि A/B यहाँ पे कितना है 3/4, और यहाँ पे आपको पता है B/C कितना है 4/7। अपना नॉलेज लगाओ, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है, और इसको सॉल्व करो। A/B/C का आप रेशियो का मुझे बताओ कि यहाँ पे कंबाइन रेशियो क्या होगा। वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व इट। तो आई गेस यहाँ पे आपने अभी तक कर लिया होगा ABC का एक कंबाइन रेशियो। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से समझेंगे कि इसको हम इजीली ट्रिक के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक के हेल्प से कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ABC को एक साथ लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पर है क्या, लाइक A B और C, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप लिखो ABC। अब AB का रेशियो क्या दे रखा है 3:4, BC का रेशियो क्या दे रखा है 4:7। अब इसके आगे ये गैप सा खाली है, तो इसके आगे आप देखो, इससे जस्ट पहले क्या है 4, तो 4 यहाँ कॉपी कर दो। इससे पहले जस्ट इसके आगे क्या है 4, तो 4 यहाँ कॉपी कर दो। बस इसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 3×4 = 12, 4×4 = 16, और यहाँ पे 7×4 = 28। क्या इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2×6 = 2×8 और 2×1 = 2, 2×4 = तो 6, 8, 14। अभी भी हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो 2×3 = 2×4 और 2×7, यानी कि 3:4:7। ये हमारा कुछ आ गया रेशियो।
आपको लग रहा होगा कि 3:4 तो यही हो गया और 7 ये कॉमन है ना, इस तरीके से हमने लिख लिया। बट ऐसा नहीं है, आप रेशियो यहाँ पे बाई चांस कोइंसिडेंस से मैच कर गया है। अगर मैं बोलूँ कि 2, 3 या फिर 4 और 5 कुछ ऐसा दे रखा हो, ए बी और बी सी का रेशियो, तो ए बी सी का रेशियो अब निकालना होगा तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो इसमें निकालना होगा तो क्या करोगे, 2, 3, और इसमें क्या करना होगा, 2, 3 और 4, 5। उसके आगे 3, उसके आगे 4, ये खाली है तो उसको हम फिल कर देंगे। तो 3 5 = 15, 3 4 = 12 और 2 4 = 8। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 8 12 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 5 से होगा। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आ गया, 8:12:15। तो ये होता है हमारा रेशियो कंबाइन लिखने का तरीका। नाउ द थिंग इज़ कि आपको एग्जाम में पूछ लेगा मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। सो आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। कोई भी 2 डिजिट आपको दे रखा होगा ए बी, अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ ले आपको कुछ नहीं करना, A × B करना है और इसी का अंडर रूट कर देना है। ये आपका हो गया मीन प्रोपोर्शन, बस इतना ही, इतना ही आपको पढ़ना है। मीन प्रोपोर्शन में यही चीज़ होती है कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, रूट ए बी। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, उसको रूट कर दो आप, आपका ए बी निकल कर आ जाएगा। नाउ थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछ ले तो कैसे निकालोगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 3 नंबर्स दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 16, 40 और x दे दिया। अब बोले थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 16/40 ये किसके बराबर होगा, 40/x के। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16x = क्या हो जाएगा, 4 4 = 16 और 00। ठीक, तो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ क्वेश्चन क्या आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये तो हो गया हमारा मेन जो रेशियो प्रोपोर्शन है, इसका कॉन्सेप्ट वाइज अगर क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट तो आपको कैसे करना है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लो, ए बी सी दे रखा है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, A/B = B/C। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ पता होना चाहिए इसका एप्लीकेशन। नाउ अब बात करते हैं इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। तो मान लो, पहले जैसे मानो क्या, आप एक चीज़ समझो कि इनकम हमारा होता क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही तो हमारा इनकम होता है। मान लो आपकी सैलरी है 20,000। ठीक, अब यहाँ पे आपका कुछ सेविंग किया आपने, 5,000 का सेविंग किया और आपका जो 15,000 था वो चला गया कहाँ पे, 15,000 चला गया आपका एक्सपेंस में, घर का रेंट है ना, या फिर कोई भी आपका हेल्थ, घर का रेंट, आप कोई चीज़ अप्लाइंस आपने खरीद लिया तो 15,000 आपका वो वहाँ पे खर्च हो गया। तो बचा आपका सेविंग कितना, 5,000, और 15,000 खर्च हो गया। तो अगर मैं बोलूँ इनकम आपका कितना हुआ, तो आप अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो अभी आप क्या बोलोगे, मैं अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दूंगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगा। तो सेम यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इनकम = सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ पर हमारा जो इनकम है, इनकम का रेशियो ए और बी, मान लो 2 इंसान हैं, इनके इनकम का रेशियो दे दिया जाए 4 और 5। ठीक, और इनकी सेविंग्स दे दिया जाए, सेविंग कितना है, मान लेते हैं 6,000 दोनों लोग बचाते हैं, 6,000 ये भी बचाता है, 6,000 ये भी। अब मुझे बताना है कि हमारा जो वो होगा और इसका जो ये बचाते हैं, इनका जो आपस में रेशियो वो 3:2 का है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जो आपको फाइंड करना होगा। तीनों में से 2 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ निकालना होगा। तो देखो अब यहाँ से अगर पूछ ले आपसे कि बताओ यहाँ पे इनका जो ये रेशियो में दे रखा है इनकम, वो इनकम कितना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे 4:5, अब यहाँ पे 4:5 इनकम है। इनकम का मतलब क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे सेविंग दे रखा है, एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है। एक्सपेंडिचर के यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:2। तो 3:2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इनकम है, यानी कि मान लेते कोई भी एक चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो 4x माइनस 6,000, ये 6,000 हमारा क्या है, ये 6,000 हमारा सेविंग, और 5x माइनस 6,000, इसका रेशियो क्या दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर हमने इनकम में से सेविंग अपना सेविंग माइनस कर दिया तो हमने एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3:2।
ठीक, अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमें 3:2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3000। ठीक है, तो 3000 मिला। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3000 मिल गई। अब आपसे पूछा जाए अगर कि इनकम इनकम का रेशियो क्या दे रखा था, 4:5। तो इनकम मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए का इनकम हो गया हमारा 12,000 और बी का इनकम हो गया यहाँ पे 15,000। तो ये होता है तरीका हमारा इनकम सेविंग वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। यहीं पे एक क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कॉइन्स का, कि एक बैग है जिसमें हमारा 410 रुपये है। ठीक, इसमें 410 रुपये में जो 410 रुपये बना है वो कितने कॉइन्स से मिलके बना है, 5 रुपये के कॉइन से, 2 रुपये के कॉइन से और 1 रुपये के कॉइन से। ठीक, और इनका जो आपस में रेशियो है वो क्या है, रेशियो दे रखा है 4:6:9। ये इनका रेशियो दे रखा है कॉइन्स का। हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रॉम 5 to 1। ठीक है, यहाँ पे आपको देखोगे ये रेशियो क्या है, 4x 6x और 9x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर ऑफ फॉर्म पता चल जाएंगे कॉइन्स के, 5 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4x 6x और 9x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 2 और 1 से। क्यों, क्योंकि अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 20x, यहाँ पे आएगा हमारा 12x, यहाँ से हमारा आएगा 9x। और ये हमारा अगर इसको सब कुछ ऐड कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 410। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक, अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 हो गई तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स, सो 2 रुपीज़ कॉइन्स के यहाँ पे आप देखोगे कि 2 रुपीज़ का कॉइन अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो 2 रुपीज़ कॉइन्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 6x। यानी कि यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10। यानी कि 60 कॉइन्स हमको ऐसे मिलेंगे जिसका 2 रुपये के कॉइन हमारे पास 60 हैं। ठीक, यानी कि टोटल 120 रुपये। 1 रुपये का कॉइन कितने हैं इसके पास, 1 रुपये का कॉइन 90 हैं। और यहाँ पे 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 40। ठीक, तो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप इसको 40 × 5 करोगे, सो 5 4 = 20, यहाँ पे आ गया 200 रुपये, ये आ गया 90 रुपये और ये आ गया 60 रुपये। इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 410। करके देखें तो यहाँ पे देखो कि 90 रुपये, 90 + 60 कितना हो गया, 6, और ये हो गया हमारा 15, 150 + 200। कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ एरर हो क्या है, हम लोगों ने एक बार फिर से इसको रीचेक करते हैं। देखो 20x 12x और 9x, ये तो हो गया वैल्यू। तो अगर इसके 20x यहाँ पे अगर हम रखें वैल्यू 5, तो 200 प्लस x यहाँ पे हम लिखा हमने 120 और 90, तो 0 9 2 11, एक कैरी 3 4, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने उसकी मतलब कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, बट कॉइन्स को नहीं मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है, 20x 12x 9x। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने अलग से क्यों मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से यहाँ पे गलत आंसर आ रहा था। लेकिन सही आंसर देखोगे आप तो हमने देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ रुपीज़ है और यहाँ पे टोटल कॉइन्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे 20x पता चल गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 200 रुपये यही हो गया। ठीक, और यहाँ पे 12x यानी कि 20x 120 रुपये ये हो गए। और यहाँ पे 1 रुपये के 9 कॉइन, और 9 का मतलब 9 मतलब 9x, 9x का मतलब 10 रुपये का, मतलब यहाँ पे वैल्यू है x की, तो 10 यानी कि 90, तो 90 रुपये ये हो गया। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा 410 रुपये यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ये होता है हमारे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, पूछेगा एग्जाम में तो आप अभी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, वेरी वेरी इजी टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों, इसको देखो मिक्सचर एलिगेशन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि लगाना कहाँ पे है। तो मिक्सचर और एलिगेशन ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहीं पे लगा सकते हो और कहीं पे नहीं लगा सकते हो। मिक्सचर और एलिगेशन आप कहाँ पे लगाओगे, मिक्सचर एलिगेशन वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे आपको 2 क्वांटिटी दे रखी हो और एक हमारी ओवरऑल क्वांटिटी दे रखी हो। पूछा जाए कि हमें इंडिविजुअल क्वांटिटी बताओ, वहाँ पर हमें मिक्सचर और एलिगेशन का यूज़ करना होता है। अभी इसको ईजिली समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक दुकानदार है जो 100 kg, यहाँ पे देखते हैं, मान लो एक दुकानदार है जो 100 किलो शुगर यानी कि 1000 kg शुगर
है उसके पास। अब एक पार्ट को उसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब इसमें से एक पार्ट निकाला उसने, पार्ट 1 मान लेते हैं, उसको उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा। दूसरे को उसने 18% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक। और फिर उसको जो गेन हुआ टोटल सेल करने पे वो कितना हुआ, 14% का गेन हुआ ओवरऑल। यानी कि 8% पे बेचा एक पार्ट, दूसरा पार्ट उसने कितने पे बेचा, दूसरे पे बेचा इसने 18% पे। लेकिन उसको जब उसने देखा टोटल तो उसको 1000 पूरा सेल करने पे 14% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस पे हमें एलिगेशन लगाना होता है। कैसे, देखो 8% है, पहला पार्ट मान लेते हैं, दूसरा पार्ट इसने 18% पे बेचा, टोटल जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 14% का। तो 14 - 4 करेंगे यहाँ, 18 - 14 करेंगे तो यहाँ पे 4%, और 18 - 14 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि 8% पे जहाँ पे रेशियो निकल कर आ रहा है 2:3 का रेशियो निकल कर आ रहा है। तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो ये बता रहा है कि 8% पे उसने 2 पार्ट बेचा है, और 3% 18% पे उसने 3 पार्ट बेचा है ना। और ओवरऑल उसको कितने का गेन हो रहा है, उसका ओवरऑल जो गेन हो रहा है वो 14% का गेन हो रहा है। नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो ये 2 + 3, जो 5 यूनिट यहाँ पे 5% निकल कर आ रहा है, मतलब कि रेशियो जो निकल कर आया 5, ये कितने में से निकल कर आया। अगर मुझसे पूछ रहा है कि, अगर मेरे से पूछा कि क्वांटिटी सोल्ड एट 18%, तो 18% पे यानी कि टोटल तो हमारा 5% यहाँ पे निकल कर आया। ठीक है, इसमें से 3 क्वांटिटी इसने सेल किया है, तो हमें उसका केजी बताना है। तो केजी देखो, 3 यहाँ पे पार्ट उसने सेल किया, टोटल पार्ट कितने थे, 5, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इसके पास कितनी थी, 1000 क्वांटिटी थी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा 600 क्वांटिटी, यानी कि 600 किलो उसने क्या सेल किया है, कितने परसेंट पे, 18% पे उसने पे 600 किलो बेचा है, और 8% पे उसने 400 किलो बेचा है। तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट निकल कर आया वो 14% का प्रॉफिट उसको मिला। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा एलिगेशन लगाना। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हम रेशियो का ही हेल्प लेते हैं, लेकिन वहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, उस पर ये क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि हमारा, मान लो कोई हमारा आयरन है प्लस एल्युमिनियम है, इसका एक अलॉय है, ठीक, और एक पार्ट में एल्युमिनियम हमारा है, और आयरन, सॉरी आयरन और एल्युमिनियम ये कितने पार्ट में, 3:4 पार्ट में, और ये हमारा 5:2 पार्ट में है। ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ पे हमारा, या फिर इजी लेते हैं, मिल्क एंड वाटर लेते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटाओ। ठीक है, मिल्क एंड वाटर लेते हैं कि आप मान लो कि आपके पास जो एक मिल्क और वाटर का जो रेस मतलब मिक्सचर है, वो आपके पास 200 लीटर का है। ठीक है, इसमें आपके मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 का है, या फिर मैं बोलूँ 6:4 का है। मिल्क यहाँ पे 4 है, और वाटर का रेशियो, मिल्क का रेशियो 6 है और वाटर का रेशियो 4 है। तो अभी आपसे पूछ ले कि कितना हम इसमें ऐड करें वाटर, ताकि जो नया रेशियो बने वो रेशियो बने 5:1:1 का। यानी कितना लीटर हम इसमें मिल्क और ऐड करें, जो हमारा नया रेशियो बने वो 1:1 का बने। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालो कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना, वो कैसे निकलेगा, 200 इंटू, ये आप इन दोनों को ऐड करो 10, और यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना है, 6, यानी 6/10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 120। अब 120 ये हो गया, यानी कि 80 लीटर हमारा क्या है, वाटर, और मिल्क कितना है हमारा, 120 लीटर। ठीक। अब ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हमसे पूछा है कि हमें 1:1 का रेशियो बनाना है, तो हमें कितना लीटर ऑफ मिल्क ऐड वाटर ऐड करना होगा इसमें। तो कितना लीटर हम ऐड करेंगे, देखो कोई भी अगर 1:1 का रेशियो अगर बनाना है तो 120 अगर यहाँ पर है, हमारे पास टोटल कितना है, 200। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, 120/80 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 80 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 40। क्यों, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ से आप ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे। अगर मुझे 1:1 का रेशियो बनाना है तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा,
मुझे ऐड करना है ना, तो ऐड या तो अगर रिमूव करने को बोलता तो मैं यहाँ से मिल्क को है, यहाँ पे मैं मिल्क जो है 60 से कम कर देता, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो ऐड का मतलब हम इसमें ही तो ऐड करेंगे वाटर में। तो वाटर में हम जैसे ही ऐड करेंगे 40 लीटर, तो कितना हो जाएगा, हमारा वाटर भी 120 लीटर हो जाएगा, मिल्क हमारा ऑलरेडी 120 है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो अभी आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई क्वांटिटी है, मिल्क और वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ये आपने वो उससे उसने बोला एग्ज़ाम में कि 90 लीटर आपके पास क्या है, मिल्क और वाटर, ठीक, इन रेशियो 4:1। वाटर शुड बी एडेड टू गेट अ रेशियो ऑफ 3:1। इसमें हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, रेशियो में मिलना चाहिए यहाँ पे 3:1 का। अब ये एग्ज़ाम में आप इजीली अगर आएगा तो कर लोगे। कैसे करना है, टोटल हमारे पास कितना हो गया 5 यूनिट, उसमें से अगर हम बोले कि मिल्क कितना होगा, तो 90 इंटू 4/5, ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 72 लीटर मिल्क। वाटर हमारा यहाँ पे कितना निकल कर आएगा 18 लीटर्स, ये हमारा वाटर रेशियो क्या चाहिए हमें 3:1 का चाहिए। तो 72/18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, यानी कि हमें कितना ऐड करना है वाटर 6 लीटर। अगर हम और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या रेशो मिल जाएगा 3:1 का रेशो मिल जाएगा। यहीं पे अगर पूछ ले आपसे कि वो बताओ कि जो क्वांटिटी है, कभी आपसे पूछ ले कि यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है मान लो 20 लीटर, और पूछा जाए कि हमने इसमें से इस 20 लीटर में से हमने 2 बार रिमूव किया है 2-2 लीटर, ठीक है, 2 बार रिमूव किया है, तो हमें बताओ कि फाइनल हमारा जो मिक्सचर होगा, ऐसा हमने बोल दिया जाए कि ऐसा हमने 3 बार किया है, तो बताओ फाइनल क्वांटिटी कितना बचेगा। तो हमें बस सिंपली करना है, क्वांटिटी यहाँ मान लो 20 लीटर है, इसमें से हमने 2-2 लीटर 3 बार निकाला है, तो हम क्या करेंगे 1 देखो फिर से यहाँ पे देखो 20 × 1 रिमूव, रिमूव हमने कितना कर रहे हैं 2 लीटर, कितने में से कर रहे हैं, क्वांटिटी हम कर रहे हैं 20 लीटर में से, ठीक है, कितने बार हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3 बार। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो वही वैल्यू होगा फाइनल क्वांटिटी कि हम अगर हम इसको 3 बार रिमूव करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। वैसे बहुत एग्जाम में आपसे पूछेगी नहीं, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लेवल का चला जाता है, तो आपको बस यहाँ तक पढ़ना है, बाकी ये वाला हम इसको हम कवर कर लेंगे जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर, तो ये आप वहाँ पे कर लेंगे कवर जब करना होगा क्वेश्चन को। नाउ द थिंग इज आपको पढ़ना कितना है, बस आपको यहाँ तक पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इफ़ यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी गुड, नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं है, वेरी वेरी गुड दैट ऑल्सो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ SI एंड CI। तो सिंपल इंटरेस्ट से आप क्या समझते हो, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P/R/T/100, ठीक। फॉर्मूला अगर यहाँ से, तो ये तो हमारा SI का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P+SI। तो ये बस आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी आप कर लोगे। अगर यहाँ से आपसे टाइम पूछ ले तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, रेट पूछ ले वो फॉर्मूले से निकाल लोगे, इसी एक सिंगल फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेन आपका ये है कि जैसे कि यह फॉर्मूला एक है हमारा कि N1-1/T1 इज इक्वल्स टू N2-1/T2। अब ये मैंने किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा, ये इस चीज़ का फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेता है कि अगर मैंने एक प्रिंसिपल को, मेरा जो प्रिंसिपल है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, 10 साल में, तो मुझे बताओ ये 8 टाइम्स हो जाएगा कितने साल में। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके के फॉर्मूले से, इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं। कैसे, N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई आपको 4, एन T1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 10, N2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, हमसे पूछा है कि हमारा 8 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा, मतलब कि कोई हमने सम ऐड किया है बैंक में
उसका उस सम का 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8। हमसे पूछा गया है T2। अब T2 हमें निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N2 माइनस वन, यानी कि 3 बाय, और यहाँ पे T1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 10। ये किसके बराबर हमें हो जाएगा 8। टी N2 की वैल्यू हमें दिया रखा है 8, 8 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 7। तो 7/T2 की वैल्यू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 70 के बराबर। और T2 की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी 35 साल, यानी कि 35 साल में हमारा ये 8 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, ये डायरेक्ट हमारा कम इंटरेस्ट निकलता है, ये हमारा निकलता है डायरेक्ट अमाउंट। वो निकलता कैसे है देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है P1 + R/100 की पावर n, या फिर हम बोलते हैं T, यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पे P क्या है प्रिंसिपल, मान लेते हैं 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 10% के रेट से 5 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे वो डायरेक्ट अमाउंट बता देगा। अगर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है कि CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो P हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसी को P हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें टोटल इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, हमको CI मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर हमारी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि अमाउंट मान लो हमारा इतना है 2000, इसमें से हमको जो प्रिंसिपल था वो हमारा था 500 रुपये, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पूछा जाए तो इसमें से माइनस करके आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालोगे विच इज़ 1500। ठीक है, अगर डायरेक्ट दिया हो तो इस तरीके से कर लेना माइनस करके, नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला तो है ही है। एक चीज़ और पूछता है एग्ज़ाम में कि जब कभी भी सी आई एंड SI के इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस दे रखा हो और आपसे पूछे कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है R/100 इज इक्वल्स टू √DP। याद करने के लिए वो तरीका भी बता देता हूँ। हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा कुछ परसेंट में दिया रहता है तो वहाँ पे 100 हम लगाते हैं उसके डिनोमिनेटर में, तो R% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है, तो R/100 इज इक्वल्स टू √DP। डी यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिफरेंस। मान लेते हैं एग्जाम में दे दिया जाए कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 400 रुपये है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जो R% है वो यहाँ पे 4% है, पूछ ले आपसे कि प्रिंसिपल बताओ कितना रहा होगा, तो आप कैसे निकालोगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो निकालने का तरीका सिंपल सा है कि यहाँ पे R% दे रखा है 4/100 करो, इज इक्वल्स टू डिफरेंस आपको दे रखा है 400, और यहाँ पे P निकालना है, P को एज इट इज़ लिखा रहने दो, और ये हमारा रूट में दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 16/10,000, क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, और यहाँ से वैल्यू जो है 400/P बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 16P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 400 गुणे 10,000। अब यहाँ से आप P की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, P की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसको जब आप डिवाइड करोगे 16 से तो यही हमारी P की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 4 4 ज़ा 4 10 ज़ा, और ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 4 25 टाइम्स, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका क्या निकल कर आएगा 25,000। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, 25,000 आएगा, ये 2.5 लाख आएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25, हाँ 2,50,000, वही मैं बोलूँ मल्टीप्लाई करने पे इतना कम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है निकालने का कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या रहा होगा 2.5 लाख। तो आपको ये नहीं देखना है कि 400 का डिफरेंस आया और 2.5 लाख प्रिंसिपल हो गया तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे, इस सब पे आप मत पढ़ना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उतना करो आप, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो, दैट्स इट। आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाए वो निकाल दो। अगर यहाँ पे 2.5 करोड़ या 2.5 रुपये भी आंसर आ रहा है, अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको तो वो टिक करके आओ, यू विल गेट नंबर। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम बोलें कि ये बताओ ये कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, कितने साल में ये कितना गुना हो जाएगा, तो एग्जांपल देखो कि 5 साल में अगर कोई अमाउंट हमारा कोई प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना हो रहा है, तो हमें बताना है कि ये 9 साल में, अगर हम इसको 9 साल का टाइम दे देते हैं तो ये कितना गुना हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 9 साल को हम कैसे लिख सकते हैं। 9 साल को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब आपको इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसी में हमें पता चल जाएगा कि ये
हमारा कितना गुना हो जाएगा 9 साल बाद। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 10 गुना। एक थोड़ा सा एक बार समझते हैं फिर से कि एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। मान लेते हैं 15 साल है, ठीक है। 15 साल में कोई चीज़ 8 गुना हो रही है, तो यहाँ पे टाइम पूछ ले कि वो 64 टाइम्स कितने साल में होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 2 और इसको जो 2 आया है उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 2। इतने साल में हमारा क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा हमारा अमाउंट, यानी कि 30 साल में। ठीक है, अब आगे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोई चीज़ है 5 साल में 3 गुना हो रही है, ठीक है। तो 9 साल में हमें बताना था वो कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लेगा वो 9 गुना होने में। तो इसमें हमें क्या करना था, 2 और 5 मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 10 साल में ये 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी यहाँ पे थी। हमें वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमें गुना निकालना हो, कितना गुना कितने टाइम में हो जाएगा या इतने टाइम में कितना गुना हो जाएगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला ये वाला है। ये चीज़ याद रखना आप। और एक यहाँ पे सीआई में पूछ लो तो सीआई में तो बहुत सिंपल है। 15 साल में मान लो कोई चीज़ यहाँ पे हो रही है 4 गुना, पूछ लिया जाए कि यही चीज़ 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 की पावर 2। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 30 साल। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कार्ड्स। अब यहाँ पे देखो, कार्ड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी से है मेरा। प्रोबेबिलिटी आई गेस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा इसका जस्ट दूंगा। यहाँ पे आप कार्ड्स मत पढ़ो, ठीक है, बिकॉज कार्ड्स का आई गेस तक नहीं आएगा। आप प्रोबेबिलिटी समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ये होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे रहेगा, ठीक है, कितने आउटकम टोटल पॉसिबल हैं अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, ये सही फॉर्मूला है। इसका मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम पास करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी है, 2, ठीक है। या तो आप पास हो गया, फेल हो गए, ये टोटल आपके पास 2 है। लेकिन यहीं पे आपका अगर आप पास होते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। तो यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आ गई, 1/2। और एक चीज़, प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा <1 रहता है। क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर आप देखोगे बड़ा रहता है और हमारा जो आउटकम होता है वो हमेशा छोटा रहता है। इसलिए हमारा जो बिल्कुल यूनिवर्सल रहेगा कि ये होगा ही, वो हमारा 1 होता है। जैसे कि कल हमारा सुबह फिर से होगा, जैसे अभी शाम हो रही है तो कल फिर से इवनिंग सुबह होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% होगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, यानी कि 100% ट्रू है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मतलब कि सुबह और रात में कितने टाइम सुबह होगा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2, लेकिन वहाँ पे सुबह कितनी बार होगा, 1 बार। यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो डाइस होता है इस तरीके का, उसमें टोटल हमारे कितने होते हैं डिजिट्स, 6, 1 से लेके 6 तक। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 3 आए, तो पूरे 1 से 6 में सिर्फ एक ही बार 3 आता है और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। यहाँ पे भी हमारा क्या रेशियो आ गया, एक रेशियो नहीं, प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2 का। तो ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। हमें बस इसमें इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से उतने क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। और एवरेज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे तो कंप्लीट हो चुका है वीडियो, बट एवरेज मैं बता देता हूँ। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा, और इससे रिलेटेड कुछ मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। एवरेज होता है, मान लो 400 यानी 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों का जो हमारा मार्क्स है वो 400 है, तो एवरेज मार्क्स पूछ ले कितना होगा, तो 400/20 करेंगे, यानी कि क्लास का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, 20 होगा। अब यहीं पे अगर आप बोल दें कि जो बच्चों का मार्क्स है वो 2-2 नंबर से इंक्रीज़ कर गया, तो हम यहाँ पे जो एवरेज है उसको भी 2 नंबर से इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारा एवरेज क्या निकल कर आएगा, 2। अगर यहीं पे बोल देता है कि 2-2 नंबर से हमने डिक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे हम 2 डिक्रीज़ कर देंगे एवरेज में, तो हमारा डिक्रीज़ करने पे 2-2, हमारा अगर पूरे बच्चों में से 2-2 मार्क्स हमने कम कर दिए तो नया एवरेज 18 आएगा। बोल देता है कि मल्टीप्लाई कर दिया 2-2 नंबर, हर
जो भी मार्क्स मिले थे, तो यहाँ पे जो एवरेज निकल कर आएगा उसमें से हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो नया रेशियो निकल कर आएगा 40। यहीं पे अगर बोलता है डिवाइड कर दिया, तो जो नया रेशियो निकल कर आएगा डिवाइड करने पे इस हम एवरेज को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा नया एवरेज निकल कर आएगा 10। तो जो भी ऑपरेशन अगर हमारे सब में हो रहा है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हर एक नंबर पे वही ऑपरेशन हम एवरेज पे भी लगाते हैं। ये होता है हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट एवरेज का। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने क्या किया है, हमने ए टू जेड जो भी हमारे 90% कवर कर ले सिलेबस, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। इसको आप रिपीटेटिवली देख लेना, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक देखना इसको अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी हेल्प कि हाँ कैसे क्या चीज़ें पूछेगा एग्जाम में, कैसे मुझे अप्रोच रखना है, ये हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए वो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 50 PYQs और 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर आप इसको कर लोगे तो आप 101% आप इजिली क्रैक कर लोगे कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड टू टेक्निकल विच इज़ इन्फोसिस, TCS। और इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो इजिली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।